सारी की टीम्स ओनली ऑन पाक व्हील्स। अस्सलाम वालेकुम पाक व्हीलर्स, मेरा नाम है सुनील मंच और मैं आज एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम मौजूद हैं लाहौर में डायरेक्टर जनरल एक्साइज एंड टैक्सेशन मसूद उल हक साहब के साथ। अगर आप अपनी गाड़ी बेचना चाहते हैं तो पाक व्हील्स पर अभी ऐड लगाएं। डे लाइट में पिक्चर्स लें, ऐड पर गाड़ी की मुनासिब कीमत रखें, गाड़ी की मुकम्मल तफसील लिखें और एक्टिव फोन नंबर देकर ऐड पोस्ट कर दें। क्विक ऑफर के लिए अपना ऐड फीचर करवाएं और 40 लाख जेन्युइन खरीदारों तक रसाई हासिल करें। और आप लोगों के काफ़ी क्वेश्चन से हम वीडियोस के नीचे देख रहे थे जो कि एक्साइज से रिलेटेड थे, तो हमने उनसे टाइम लिया है। सो नाइस ऑफ हिम कि उन्होंने हमें टाइम दिया अपने मसरूफ स्केड्यूल में से। हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों के जितने सवाल हैं, जितने प्रेसिंग इश्यूज़ थे जो कि आपको कहीं और जवाब नहीं मिलता, उनका जवाब आपके लिए लेके आएँ। तो सबसे पहला सवाल मेरा ये होगा मसूद उल हक साहब कि एक्साइज एंड टैक्सेशन का जो डिपार्टमेंट है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। एक आम इन्फॉर्मेशन बंदे के लिए जो ले मैन है उसको नहीं पता कि आपके अंडर क्या क्या चीज़ें आती हैं। एक्चुअली जो एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट बेसिकली एक प्रोविंशियल डिपार्टमेंट है। ठीक है सर। और पंजाब में एक्चुअली 3 मेन एजेंसीज हैं जो कि रेवेन्यू कलेक्ट करती हैं। ठीक है। उसमें PRA शामिल है, उसमें बोर्ड ऑफ रेवेन्यू शामिल है और उसमें एक्साइज एंड टैक्सेशन शामिल है। तो एक्साइज एंड टैक्सेशन जनरली तो चूँकि इसका ज़्यादा वास्ता पड़ता है गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन और गाड़ियों के दीगर अमूर के हवाले से, लेकिन गाड़ियों के अलावा हम प्रॉपर्टी टैक्स भी कलेक्ट करते हैं। एक्साइज ड्यूटी जो कि बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग और सेल ऑफ स्पिरिट के ऊपर लेवी होती है, वो भी हम कलेक्ट करते हैं। एंटरटेनमेंट ड्यूटी जो कि सिनेमा हाउसेस, थिएटर्स और जो कैजुअल फंक्शंस होते हैं लाइक म्यूज़िकल शोज़ और फैशन शोज़, उस पर एंटरटेनमेंट ड्यूटी भी हम कलेक्ट करते हैं। साथ प्रोफेशनल टैक्स एक हमारा खासा बड़ा टैक्स है। अमाउंट पर पर्सन उसकी कम है लेकिन उसकी क्लाइंटेज काफ़ी ज़्यादा है, तकरीबन 1 मिलियन असेसी है उसमें हमारा। ठीक है सर। जो कि डिफरेंट प्रोफेशन से बिलोंग करता है। सही। इसी तरह पर्टिकुलरली अगर साउथ के हवाले से बात करें तो हम कॉटन फी भी कलेक्ट करते हैं जो कि कॉटन जिनिंग फैक्ट्रीज के ऊपर लेवी होती है। तो इस तरह डिपार्टमेंट के डिफरेंट फंक्शंस हैं। और मेन अगर आप ये कहें जी कि मेरे मेनली फंक्शन है तो हम 3 काउंट करते होते हैं जो रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। उसमें मोटर्स है, उसमें प्रॉपर्टी टैक्स है और उसमें एक्साइज ड्यूटी है। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि हमने देखा कि जब से सेफ सिटी आया, नंबर प्लेट साइन मशीन रीडेबल और एक बड़ा एक जिसे कहते हैं ना पैराडाइम शिफ्ट था पूरे पंजाब के अंदर के लोग डिजिटाइजेशन की तरफ गए। और पहले हर वक्त यही रहता था नमूना गैर नमूना नंबर प्लेट, पुलिस वाला रोक के कह रहा है ये छोटी है ये बड़ी है। सो वो मसला टोटल हल हो गया। इनफैक्ट पुरानी नंबर प्लेटें जो हैं वो भी ऐसा कन्वर्ट हो गई। सो उस सिलसिले में एक तो ये कि बड़े अरसे से आपको पता है कि अल्तबा के शिकार है नंबर प्लेट्स। उसमें लोगों का सवाल ये होता है कि जी जब हमें पुलिस वाला रोकता है वो कहता है जी नंबर प्लेट लगाएं, वो कहते हैं जी हम मार्केट में बनाने जाएं तो वो एक्साइज एंड टैक्सेशन वाले बनाने वालों को पकड़ते हैं कि भाई आप नहीं बना सकते। सो जो एक यूज़र है उसके लिए क्या रिकोर्स है। एग्जांपल है, मैंने जनवरी में गाड़ी रजिस्टर कराई, मेरे पास अभी तक नंबर प्लेट नहीं है, तो मैं सड़क पे नंबर प्लेट के बगैर चलाऊँ, खुद बना के चलाऊँ, गैर नमूना बना के चलाऊँ, एक इलीगल काम करूँ, किसी से बनवा के लगाऊँ, या बगैर नंबर प्लेट के चलाऊँ तो पुलिस वाले मुझे तंग करें, और अगर मैं चला भी लूँ तो जो आप लोगों का सेफ सिटी और वो सारा वो तो नाकाम हो गया। फिर बड़ा ये पब्लिक का भी और आपका बड़ा वैलिड क्वेश्चन है। गवर्नमेंट में चूँकि प्रोक्योरमेंट का एक प्रॉपर एक प्रोसीजर है और उस प्रोसीजर को ही हम फॉलो कर सकते हैं। उस प्रोसीजर में समटाइम्स ये होता है कि लीगल टेक्निकल इश्यूज़ रेज हो जाते हैं जिसकी वजह से हमारी प्रोक्योरमेंट का जो प्रोसेस है वो रुक जाता है। सेम अब हुआ है कि 2019 में एक्चुअली हमने नया कॉन्ट्रैक्ट करना था जिसके तहत हमने प्लेट्स प्रोक्योर करनी थी और फिर पब्लिक को सप्लाई करनी थी। उसमें डिफरेंट चीज़ें हुई, वो अगर मैं डिटेल में जाऊंगा तो शायद उतना टाइम ना हो आपके पास, लेकिन वो उसमें लीगल और टेक्निकल ऐसे इश्यूज़ है जिसकी वजह से हम वो कॉन्ट्रैक्ट दोबारा नया कर नहीं सके। अब इस वक्त हम इस पोजीशन में आ गए कि एक नया कॉन्ट्रैक्ट हम करने जा रहे हैं। ठीक है। उसकी डिफरेंट चूँकि अप्रूवल के फोरम्स होते हैं, उन फोरम्स को हमने वहाँ से अप्रूवल्स लेनी होती हैं। ठीक है सर। ऑलमोस्ट इसका कह लेंगे जी होमवर्क कंप्लीट हो चुका है। सही है। वेंडर जो है उसको हमने इस हद तक अपना एक्टिवेट कर दिया कि उसने अपनी पीछे सप्लाई चेन तैयार कर ली है। सही है। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि विद इन नेक्स्ट 3 और मैक्सिमम 4 मंथ्स ऐसा पॉसिबल हो जाएगा कि वो प्लेट्स हम दोबारा दे सकेंगे। और जो नई प्लेट्स होंगी उसमें थोड़ा सा मैं फीचर्स आपको बता दूंगा, इसका थोड़ा साइज़ भी बड़ा होगा। ठीक है सर। और उसका डिज़ाइन थोड़ा सा डिफरेंट होगा जो एग्जिस्टिंग प्लेट है। सही। और वो बड़ा करने का भी मकसद ज़्यादा उसकी रीडेबिलिटी जो है उसको इन्हांस करना था। सही है। तो इसी वजह से जो आपने क्वेश्चन किया रिगार्डिंग कि जी कि पुलिस तंग करती है, तो ये मैटर इवन हाई कोर्ट में भी गया था। वहाँ पे भी चूँकि हमने अपना रिप्लाई दी और अपने इश्यूज़ बताए जी कि इस वजह से हम ये नहीं कर पा रहे। फिर हाई कोर्ट की डायरेक्शन पर भी और इवन अदरवाइज़ भी हमने आईजी साहब से, आईजी पुलिस पंजाब से रिक्वेस्ट की जी कि इस वक्त हम प्लेट्स नहीं बना के दे रहे लोगों को, तो इसलिए काइंडली पुलिस अपने जो लोअर फॉर्मेशन उनको डायरेक्शंस पास ऑन कर दें कि वो इस ग्राउंड पे
किसी की गाड़ी चेक ना करें कि उसके पास जो गवर्नमेंट की प्रोवाइडेड प्लेट उसने डिस्प्ले नहीं की हुई। सही है। इस वक्त जो हो रहा है जिसकी वजह से थोड़ी सी एक गलतफहमी पैदा होती है, जो पुलिस इस वक्त कर रही है और जो उनके इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक है, वो जो लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया बगैर नमूना, सही है। बगैर नमूना बेसिकली ये है कि फैंसी प्लेट ना हो, सही है। उसके जो डिजिट्स हैं जिस तरह एक हमारे स्टैंडर्डाइज होते थे तकरीबन उस तरह के हों ताकि उसकी रीडेबिलिटी का इशू सही ना हो। तो पुलिस सिर्फ उन गाड़ियों को चेक कर रही है। इसी तरह जो प्राइवेट मैन्युफैक्चरर हैं जिनको हमने पहले रोक दिया था कि आप नहीं मैन्युफैक्चरिंग कर सकते, नंबर प्लेट्स आप बना के नहीं दे सकते, इस वक्त हमने उस हवाले से भी खामोशी रखी हुई है क्योंकि सोर्स ये है कि वही प्लेट बना के दे सकते हैं। तो लोग बनवा रहे हैं प्लेट्स। सही है। आप भी देखेंगे कि जो रजिस्ट्रेशन हो रही है, मतलब इसके लिए डिपार्टमेंट बिल्कुल एक माजरत भी करता है अपने क्लाइंट से जिनसे हमने पैसे भी लिए हैं और उनको प्लेट्स नहीं दे रहे। ठीक है सर। लेकिन मैंने बताया कि इसमें इश्यूज़ डिफरेंट किस्म के थे और उन इश्यूज़ को ओवरकम भी हम कर रहे हैं। तो इस वक्त लोग प्राइवेट जो वेंडर्स हैं उनसे प्लेट बना के बिल्कुल लगा के चला सकते हैं और पुलिस उनको नहीं रोकती तावक्त कि वो फैंसी स्टाइल में ना हो। बिल्कुल। जिस दिन हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाएगा और उसकी मैन्युफैक्चरिंग उसी फ़ौरन बाद शुरू हो जाएगी, तो विद इन 3 मंथ्स जितना बैकलॉग उस वक्त तक बन चुका होगा वो 3 मंथ्स में वो उसकी मैन्युफैक्चरिंग करके हमें देगा। और उसमें भी जो हमारा अगला प्रोसेस होगा कि लोगों को थ्रू कोरियर हम प्लेट्स, जिन्होंने हमें पैसे दिए हुए हैं, ठीक है, उनको थ्रू कोरियर हम प्लेट्स उनके गिवन एड्रेसेस पे भेजें ताकि उन्हें ये हासिल ना करनी पड़े कि जी कि वो दोबारा ऑफिस में आएँ और फिर किसी क्यू में खड़े और वहाँ पे प्लेट्स हासिल करें। इस वाले से हम पहले भी वैसे रिक्वेस्ट करते हैं और ये कानून की भी रिक्वायरमेंट है कि लोगों से हम जो अपनी गाड़ियाँ जो जिसको रजिस्टर करवाते हैं उनसे हम रिक्वेस्ट ये करते हैं कि एक तो वो अपने एड्रेसेस करेक्ट दें। सही है। क्योंकि समटाइम्स ये देखा गया कि जी के एड्रेस किसी वजह से उसने प्रॉपर ना दिया जिसकी वजह से कोरियर वहाँ पे डिलीवर नहीं कर पाता और फिर वो वापस हमारे ऑफिस में आती है। ठीक है सर। और इसमें अल्टीमेटली तंग जो ओनर है वो खुद हो रहा होता है कि उसकी प्लेट्स रीसेल को खराब मिली होती नहीं, है, फिर उसकी रीसेल ख़राब हो रही है। प्लस जो लोग बगैर ट्रांसफ़र करवाए गाड़ी अपने पास रखते हैं वो भी इसमें तंग होंगे कि जो हमारे पास रिकॉर्डेड ओनर है हमने तो प्लेट उसको देनी है। बिल्कुल सही है। तो अगर किसी ने जो सॉर्ट ऑफ ओपन लेटर है और वो अदरवाइज़ इलीगल भी है, अगर उसके ऊपर वो कोई गाड़ी उसने अपने पास रखी हुई है तो इसका मतलब है कि उसको प्लेट डिलीवर नहीं होगी। बिल्कुल ठीक। तो इसलिए पब्लिक से हम ये भी रिक्वेस्ट करते हैं जी कि जब आप गाड़ी परचेज़ करते हैं, आपकी एक वर्थ है, आपने गाड़ी पे पैसे लगाए हैं, सही है। तो आपकी जो प्रॉपर्टी आपके नाम पे होनी चाहिए। बिल्कुल अदरवाइज ठीक है। हमारे कई यूज़र पूछते हैं कि जी मुझे 4 साल हुए गाड़ी बेची, वो अभी तक मेरे नाम है, तो मैं क्या करूँ? तो इज़ देयर विंडो ऑपरेशन इन एक्साइज के जहाँ मैं आके बता सकता हूँ कि जी ये मेरी गाड़ी थी, मैंने साल पहले बेच दी थी, XYZ साहब को बेची थी, उसका क्या रिकॉर्ड्स है? एक्चुअली हमारे पास इस तरह की एप्लीकेशंस आती हैं, लेकिन अगर आप लीगली भी देखें और अगर डेटाबेस के हवाले से भी देखेंगे जिसमें हमने उस इन्फॉर्मेशन को अपना फीड करना होगा तो वो एक तरीका ठीक नहीं होगा। ठीक है। मतलब मैं किस तरह ये प्रज्यूम कर लूँ कि जी कि एक साहब आके कह रहे हैं कि जी मैंने गाड़ी बेच दी है, ठीक है सर, पता नहीं उन्होंने बेची या नहीं बेची, उनके कोई और इंटेंशंस हैं इसके पीछे, तो मैं इतना इन्वेस्टिगेट एज ए डिपार्टमेंट में बात कर रहा हूँ तो मैं इतना इन्वेस्टिगेट नहीं उसमें कर सकता। इसका जो अच्छा तरीका है और अक्सर लोग ये बात करते हैं, काम करते हैं कि जिस वक्त गाड़ी बेचते हैं वो एक्चुअली खुद ट्रांसफ़र करवा के दे रहे होते हैं बिल्कुल ठीक अपना परचेज़र को। और फिर इसी वाले से खैर जो डिपार्टमेंट जो अगली रिफॉर्म की तरफ जा रहा है और वो भी जल्दी इंशाल्लाह इन प्लेस होगी, उसके तहत हम बायोमेट्रिक्स ला रहे हैं। ठीक है सर। अब बायोमेट्रिक्स का मतलब ये है जी कि अगर आपने मुझे गाड़ी बेची है, आज आप अवेलेबल हैं, मैं आपके थंब इम्प्रेशंस वेरीफाई करवा के वो गाड़ी ट्रांसफ़र करवा रहा हूँ, सही है। कल में भी आप नाम मौजूद हों, हाँ बिल्कुल है। तो सेलर को कल को ढूंढना एक पूरा काम होगा कि अगर गाड़ी उसके बाद ट्रांसफ़र करानी, तो बायोमेट्रिक्स के बाद इस चीज़ का काफ़ी हद तक तदारक हो सकेगा कि गाड़ी फ़ौरन ट्रांसफ़र की जाएगी। और इसी वाले से जो एक मैसेज मैं देना चाहूँगा कि जिस वक्त बायोमेट्रिक्स इन प्लेस होगी तब फिर ये जो पुरानी गाड़ियाँ जिन्होंने ख़रीदी हुई हैं और अभी अपने नाम नहीं कराई, फिर उनके लिए ये कोई ईजी काम नहीं होगा कि वो अपने नाम गाड़ी ट्रांसफ़र करा सकें। तो अगर किसी ने इस तरह की गाड़ी अभी भी रखी हुई है तो वो काइंडली उसको मेरी एडवाइस होगी कि वो फौरी तौर पे उनको अपने नाम पे ट्रांसफ़र कराएं, क्योंकि बायोमेट्रिक्स जिस वक्त इन प्लेस आ गया तो फिर ये पॉसिबल नहीं होगा कि ओपन लेटर वाली गाड़ी वो भी ट्रांसफ़र हो जाए विदाउट थंब इम्प्रेशन ऑफ द सेलर्स। ये तो वही मैं कह रहा हूँ, तो और मुश्किल हो जाएगा। लेकिन जो ऑलरेडी गलतियाँ कर चुके हैं लोग, उनके लिए कोई अजाला है क्या, कोई तरीका है? मतलब मैं आगे कहूँगी जी मैंने 10 साल पहले गाड़ी बेची, जो कि असल में है मैं कॉलेज में होता था, मैंने जब गाड़ी बेची थी वो आज तक मेरे नाम है, मुझे नहीं पता वो गाड़ी किधर चल रही है, बट लीगली अगर कल को कोई भी इशू होगा तो मेरा गर्दन पकड़ी जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही होगा। ये आपने ठीक पॉइंट आउट किया कि अगर लीगली इशू होगा तो फिर पहले आपकी गर्दन ही पकड़ी जाएगी, फिर आपको प्रूफ देने पड़ेंगे कि नहीं मैंने फ़लाँ जगह ये बेची थी, फ़लाँ साहब को 10 साल वो एक पूरी एक चेन चलेगी। लेकिन अगर आज के हम लीगल फ्रेमवर्क की बात करें तो उसमें इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। ठीक है।
सो अभी कोई ऐसी गुंजाइश नहीं है, अभी अगर किसी ने कर दी है गलती तो कर दी है। अच्छा सर, दूसरी चीज़ एक बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ट्रांसफ़र के बारे में जो बात हो रही थी कि अगेन डिजिटाइजेशन हुई, बड़ी अच्छी बात है कि जी अब बायर सेलर, बाय लॉ तो ये होता है कि जी बायर और सेलर दोनों मौजूद होंगे और गाड़ी सेल होगी। अब उसमें एक अजीब सी सिचुएशन ये है कि एक कैश 22 सिचुएशन है कि मैं आपको नहीं जानता, आप मुझे नहीं जानते, आप मुझे कहते हैं अच्छा जी मैंने आपकी गाड़ी लेनी है, लेकिन मैं आपको पैसे तब दूंगा जब आप मुझे गाड़ी देंगे। मैं आपको नहीं जानता, मैं कहता हूँ अच्छा जी गाड़ी मैं आपके नाम ट्रांसफ़र करा दूँ तो फिर आप पैसे ना दें। सो एक्साइज के दफ्तर के अंदर मैं सोच रहा था अगर वन विंडो ऑपरेशन के तहत आप लोगों को कोई ऐसी जगह फैसिलिटेशन सेंटर बनाएंगे जहाँ पे बायर सेलर दोनों ट्रांजिट भी कर सकें, बिकॉज सड़क पे अगर मैं ट्रांजिट कर रहा हूँ मैं सेफ फील नहीं करता, कैश पे गाड़ी बेचना वैसे अच्छी बात नहीं है, अगर वो पे ऑर्डर लेके आता है वो भी जाली आ जाते हैं। सो एक सिक्योर जगह हो जहाँ पे बायर सेलर दोनों आएँ और वो आप पे कर दें। दूसरी चीज़ बायोमेट्रिक के केस में मुझे ये नज़र आता है, एक जो इम्पेडिमेंट नज़र आती है कि कई लोग ऐसे होते हैं जिनके मतलब अगर आप कहते हैं लिमिटेशन कोई नहीं है ना, ऐसे ऐसे केसेस आते हैं कि लोग जिन्होंने गाड़ी बेची है वो मुल्क से बाहर चले गए हैं, अब आप कहाँ से बायोमेट्रिक करवाएंगे, फिर वहाँ पे एजेंसी वो कहते हैं कि जी आप चले जाएँ। या इस्लामाबाद वालों ने एक अच्छा सिस्टम यही किया है कि आपको इस्लामाबाद एक्साइज नहीं जाना, उन्होंने डिफरेंट जगह पे एजेंट्स बना दिए, जिस तरह कि मैं आप लोगों का भी पढ़ा था कि आप लोगों का भी यही इरादा है। सो वो तो डूएबल है। और केसेस में जिनमें किसी की डेथ हो जाती है और फिर उनका सक्सेशन सर्टिफिकेट बनता है, उस तरह के केसेस में बहुत लंबी वो एक होती है, उसको किस तरह सॉल्व करेंगे? बड़ी मुनासिब बात आपने की है। दोबारा एक तो पहले मैं सिर्फ क्लियर कर दूं कि सिंपल जो ट्रांसफ़र है उसके लिए इस वक्त हमारे यहाँ कोई पाबंदी नहीं है कि सेलर और परचेज़र दोनों ऑफिस में हाजिर हों। ठीक है, इस किस्म की इस वक्त कोई कंडीशन नहीं है। बायोमेट्रिक्स की सूरत में ये कंडीशन इस सेंस में होगी कि दोनों के थंब इंप्रेशन चाहिए होंगे। ठीक है, और थंब इंप्रेशंस के लिए हम एग्जैक्टली वो जो आपने भी पॉइंट आउट की कि हम आउटसोर्स एक्चुअली कर रहे हैं, ये हम ज़रूरी नहीं होगा कि आप हमारे ऑफिस में ही आएँ और वहीं आपके थंब इंप्रेशंस वेरीफाई होंगे तो फिर ट्रांसफ़र होगी। जो भी हम एक्चुअली जो इस वक्त इंटेंट है वो तो नादरा के साथ एग्रीमेंट करने का है, क्योंकि नादरा ही है ऐसा जो अदारा जिसके पास थंब इंप्रेशन की वेरिफिकेशन की फैसिलिटी मौजूद है। और नादरा ने आगे अपने फ्रेंचाइजीज बनाए हुए जो ई सहूलत के नाम से, इस हवाले से मतलब वो जो चीज़ है जी कि ऑफिस में आना है, ऑफिस में हमारे कोई फैसिलिटेशन सेंटर होना चाहिए या ऐसा पॉइंट होना चाहिए जहाँ पे वो लोग आके कन्वीनियंटली कर सकें, तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सही है। दूसरा जो आपका क्वेश्चन था रिगार्डिंग के जी कि अगर मुल्क से बाहर हैं कोई साहब, अब मुल्क से बाहर के हवाले से दो ऑप्शंस हमारे पास मौजूद होंगी। एक तो नादरा ख़ुद भी ये काम शुरू कर रही है कि डिफरेंट मुल्कों में एम्बेसीज़ में अपने सेंटर्स इस हवाले से लगा रही है। और अगर वो नहीं मौजूद, कोई ऐसा कंट्री है जहाँ पे वो सेंटर नहीं है, या फ़िलहाल आप कह लीजिए कि किसी भी मुल्क में ये फैसिलिटी नहीं मौजूद, तो कानून में हमने इसकी गुंजाइश रखी है कि जो भी साहब हैं वहाँ से अपनी पावर हटानी देंगे पाकिस्तान में किसी साहब को, ठीक है, जो जिन पर उनका ट्रस्ट होगा ऑब्वियसली, और जो एक पावर हटाने का पूरा एक तरीक़ेकार है कि वहाँ पे एम्बेसी इसको टेस्ट करती है, उसके मुताबिक फिर जो यहाँ पे साहब होते हैं उनको वो मिल जाती है। सही है। तो जिनके नाम पावर हटानी होगी फिर हम उनके थंब इंप्रेशंस की वेरिफिकेशन ले रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। डेथ के केस में एक्चुअली वही होगा जो इस वक्त भी तरीक़ेकार है कि सक्सेशन सर्टिफिकेट लेते हैं। सक्सेशन सर्टिफिकेट में अगर फ़र्ज़ कर लें कि 4 बेटे हैं तो सक्सेशन सर्टिफिकेट एक्चुअली चारों बेटों के नाम का बनता ही है। अगर कोर्ट में कोई जाके कंसेंट देता है 4 की बजाय एक के नाम पे एक गाड़ी पर्टिकुलर कर देते हैं, तो फिर उस डिग्री की बुनियाद पे जो कोर्ट के ऑर्डर होंगे उसकी बुनियाद पे जो उसका ओनर बन जाएगा फिर हम उसके थंब इंप्रेशन की वेरिफिकेशन ले रहे होंगे। ठीक है सर। तो ये दोनों गुंजाइशें इस हवाले से हमने रखी हैं। तो ये मतलब आप हो सकता है जब हम आगे जाके इसको इम्प्लीमेंट करें तो मज़ीद भी इसमें चीज़ें निकल आएंगी कि ये एक एलिमेंट रह गया जो हम उस वक्त फोर्स ही नहीं कर सके थे, तो अकॉर्डिंगली हम उसमें अमेंडमेंट्स भी कर रहे होंगे। ठीक है। अच्छा सर, एक तो वो नंबर प्लेट का इशू था, एक रजिस्ट्रेशन कार्ड का इशू बड़े से चल रहा है और मैं बहुत बड़ा क्रिटिक हूँ। मैं आपके सामने बैठ के बताऊंगा कि मैं हर वीडियो में ये बात करता हूँ कि ये ऐसा कार्ड है कि दुनिया में तो आप किसी के दफ्तर जाए ना तो RFID कार्ड उधर ही आपके नाम का तस्वीर के साथ बना देता है। हम 21वीं सदी में इतनी डिजिटाइजेशन के बाद एक ऐसे मोड़ पे बैठे कि हमारा कार्ड का वेंडर भी मेरा ख्याल एक्सपायर है, कार्ड नहीं मिल रहा, और उसमें सबसे बड़ी जो गवाहत होती है ना यूज़र्स के लिए, बिकॉज आप एक साइड पे, मैं आपको यूज़र की साइड बता सकता हूँ कि मैंने अगर गाड़ी रजिस्टर करा ली है तो एक मूवेबल प्रॉपर्टी है, मुझे कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है बेचने की। अभी मेरा रजिस्ट्रेशन कार्ड नहीं आया हुआ, मैं गाड़ी आगे बेचने जाऊँगा, फिर उसमें भी बहुत से फ्रॉड होते हैं। मार्केट में कई दफ़ा वो जी लीज की गाड़ी को किसी को भेज दिया, ये देखें जी रसीद है, जमा हुआ है, पेपर आ जाएंगे। सो उनका क्या तदारुक है, कार्ड में क्या डिले है, और अगेन मुझे सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रेसिंग पॉइंट लगता है ना फ्रॉम यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू कि देखिए मैं यूज़र हूँ, मुझे नहीं पता कि गवर्नमेंट के तौर पे क्या मसले मसाइल हैं, मैं एक सर्विस की पेमेंट करके आ रहा हूँ, वो कार्ड हो या नंबर प्लेट हो मुझे नहीं मिल रही। बिल्कुल ठीक है। एक्चुअली आपकी वो वीडियो मैंने भी देखी थी और मैं कमेंट्स उस पर मैंने भी कुछ कमेंट्स भी दिए थे, जो मतलब गवर्नमेंट सेक्टर में जिस तरीके से काम हो रहा होता है और जो उसकी लिमिटेशन होती हैं उस हवाले से। बोला आपको मैं
थोड़ा सा क्लियर कर दूं। एक्चुअली कार्ड की प्रोडक्शन हमने 2018 में के एंड में शुरू की थी, दिसंबर में। ठीक है सर। दिसंबर से लेके पिछले साल तकरीबन अगस्त तक काम ठीक चलता रहा, और कार्ड की चूँकि डिलीवरी हमने 48 आवर्स वेंडर से रखी हुई है, 48 आवर्स में वो सप्लाई कर रहा था। सर उसके बाद थोड़ा सा इसमें इशू ये आया कि जो इसका रॉ मटेरियल है वो टोटल इंपोर्ट हो रहा था। जिस वक्त कोविड शुरू हुआ चाइना में, ख़ास तौर पे उसका कुछ रॉ मटेरियल का पोर्शन चाइना से भी आ रहा था, तो वहाँ से एक्सपोर्ट्स का इशू बन गया, जिसकी वजह से यहाँ पे इंपोर्ट्स नहीं हो रही थी, रॉ मटेरियल अकॉर्डिंगली उनका प्रॉब्लम बनता रहा, जिसकी वजह से कार्ड की मैन्युफैक्चरिंग जो है उसमें डिले शुरू हो गए। लेकिन आज जो पोजीशन है उसमें हम अब बहुत बेहतर पोजीशन में आ गए हैं कि इस वक्त जो हमारे उनका वेंडर के इश्यूज़ हैं वो भी ख़त्म हो चुके हैं, और इस वक्त जो प्रोडक्शन है वो फुल कैपेसिटी पे इस वक्त हो रही है। ठीक है सर। तो अगर एज ऑफ आप अर्ली जुलाई बात करें तो तकरीबन 8 लाख कार्ड पेंडिंग था उस दिन। ठीक है सर। लेकिन अगर आज की डेट में बात करें तो तकरीबन उसमें से 5 लाख के करीब जो कार्ड है वो प्रिंट हो चुका है। सही है। और वो अब सप्लाई चेन में अपना डल चुका है, और सप्लाई उसकी कोरियर के थ्रू चुके हम कर रहे हैं, तो कोरियर को हैंड ओवर भी हो चुके हैं और कोरियर उनकी सप्लाई भी शुरू कर चुका है। ठीक है सर। करंट कार्ड जो है हमने चूँकि इसके 2 हिस्से बना लिए थे ताकि जो करंट है एटलीस्ट उसको तो फौरी तौर पे मिलना शुरू हो जाए, बैकलॉग भी हम कर सकें। तो जो पोर्शन हमने करंट का किया था उसके मुताबिक अब जो करंट रजिस्ट्रेशन हो रही है उनको कार्ड फ़ौरन मिल रहे हैं। ठीक है। बैकलॉग वाला मैं जिस तरह से कि वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुका है, थोड़ा सा हिस्सा रह गया, और उसमें फिर वो जो मैंने पहले नंबर प्लेट के वाले से ही बात की थी, अब जब हम फिर वही कोरियर पे जाते हैं और कोरियर डिलीवर करने जाता है तो स्टिल उसमें वो इश्यूज़ फिर दोबारा आ रहे हैं। ठीक है सर। कि एड्रेस गलत है, एड्रेस से वो शिफ्ट कर गया है, एड्रेस उसने किसी केयर ऑफ का दे दिया था। सही सर। उसकी वजह से मतलब ये नहीं मैं कह रहा कि कोई बहुत बड़ा मसला आ रहा है, लेकिन स्टिल उन लोगों के कार्ड्स फिर वापस हमारे ऑफिस में आ रहे हैं, जिनके लिए अल्टीमेटली फिर उनका ऑफिस ही कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। और उस पर इस वाले से हम एक SMS सर्विस भी शुरू कर रहे हैं, जिस पे अगर आप SMS करेंगे तो आपको एक रिस्पॉन्स आ जाएगा जी कि आपका जो कार्ड है उसका क्या स्टेटस है। ठीक है सर। अच्छा सर, अगला सवाल इसी से रिलेटेड बड़ा वो एक ज़हन में मेरे सवाल है कि दुनिया पेपरलेस जा रही है, हम भी जा रहे हैं IT पे, तो जो गाड़ी की फ़ाइल और ये वो जो फरसूदा निज़ाम है, मुझे नहीं समझ आती कि देखें फ़ाइल क्या होती है। गाड़ी का एक परचेज डॉक्यूमेंट है, मैंने ख़रीदा ही, उसकी रसीद है, मैंने आपको ला के दे दी सरकार को, पाकिस्तान में बनी हुई गाड़ी है, सरकार ने लिख के मेरे नाम कर दी। वाई इज़ दैट डॉक्यूमेंट रेलिवेंट फॉर लाइफ? और कि जी गाड़ी डुप्लीकेट फ़ाइल है, ओरिजिनल फ़ाइल है, एक्साइज में पड़ी है, नहीं पड़ी है, एक मतलब चिकन एंड एग प्रॉब्लम बनाई हुई है। जबकि सिंपल सी बात है, जब गाड़ी रजिस्टर हो गई, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का एक जिम्मेदार आदमी शख्स जिसको गवर्नमेंट ट्रस्ट करती है, उसने गाड़ी की रजिस्ट्रेशन कर दी, दैट शुड बी इररेलेवेंट। हमारे यहाँ पे एक अजीब सा कल्चर है कि जी डुप्लीकेट फ़ाइल है, डुप्लीकेट बुक है। और मज़े की बात मैं आपको बताऊँ कि अगर किसी बंदे की फ़ाइल गुम जाए ना, तो आप मुझे किसी भी पाकिस्तानी कारसाज इदारे से वो फाइल लेके दिखा दें, देयर इज़ नो विंडो, नो टाइम। मैं पाक सुजुकी के पास गया, मैंने उनसे पूछा कि जी मेरी गाड़ी की गुम गई है, मुझे डुप्लीकेट कब देंगे? उन्होंने कहा जी मिल जाएगी। मैं कहा कब? उन्होंने कहा जी कोई टाइम नहीं है, 6 महीने भी लग सकते हैं, 6 साल भी लग सकते हैं। तो ये एक अजीब से, आपको नहीं लगता कि इम्पेडिमेंट है आप लोगों के लिए खास तौर पर, बिकॉज जब तक फाइल नहीं है ट्रांसफ़र नहीं होती? अब ये जो चीज़ है कि जी डुप्लीकेट फ़ाइल, तो एक्साइज एंड टैक्सेशन जो है वो नहीं रोकता कि जी कि आप फ़ाइल लाजमी लाएंगे तब भी ट्रांसफ़र होगी। हम बगैर फ़ाइल के भी ट्रांसफ़र कर देते हैं। ये सर मेरे लिए इन्फॉर्मेशन है, हमें ये पता है कि बगैर फाइल की गाड़ी ट्रांसफ़र नहीं होती। इंस्ट्रक्शंस है बाकायदा, लेकिन एहतियात कहती है। अब एहतियात की तरफ अगर आप जाएँ, और फिर वो कल्चर की बात कि एक आपके पास फ़ाइल मौजूद है, गाड़ी आपकी ट्रांसफ़र होगी, कल को आप यही क्लेम करते हैं जी कि मैंने तो गाड़ी बेची नहीं, फ़ाइल तो मेरे पास है, उन साहब ने जो ट्रांसफ़र वो गलत करा ली, जिसका अदरवाइज़ हम जिस सोल्यूशन पे जा रहे हैं वो इन दोनों चीज़ों को कैटरफार कर रहा है, वो बायोमेट्रिक्स है। अब ये जो डुप्लीकेट फ़ाइल है, और डुप्लीकेट फ़ाइल के ऊपर कह लें गाड़ी की सेल जो है वो मार्केट वैल्यू उसकी कम हो जाती है, तो ये तो मार्केट फोर्सेस इस पे करती हैं। मतलब एक्साइज एंड टैक्सेशन तो नहीं कह रहा है कि फाइल की रिक्वायरमेंट अगर ख़त्म कर देंगे तो ख़त्म हो जाएगी। एक तो वो ख़त्म हो जाएगी, लेकिन स्टिल वैसे जो जिस कल्चर की हम बात कर रहे हैं उस कल्चर में अगर मैं देखूँ तो शायद बाहर मार्केट में वो पोजीशन उसी तरह रहे। वो टाइम चेंज हो जाएगा, क्योंकि देखें रजिस्ट्रेशन का भी ये कि मैं थोड़े को कहता हूँ, लोग कहते हैं डुप्लीकेट बुक वाली गाड़ी लेनी, मैं कहा भाईजान आपका अगर आईडी कार्ड गुम जाएगा तो आपकी वैल्यू वो नहीं रहेगी। एग्जैक्टली यही बात है, यही जवाब मेरा भी अक्सर उसकी रीज़न ये होती है कि लोगों को होता ही है कि हमारे यहाँ पे कभी लोगों के साथ हैंड ये हुआ कि जी वो डुप्लीकेशन हो गई या किसी ने कुछ कर दिया। अगर हैंड की आप बात करें तो अगर आप केसेस कभी निकालने की कोशिश करें तो लेस देन 1% होंगे, और 1% के लिए 99% को सजा दी है, 99% को सजा मिलती है। और ये सारी बातें फिर वही मार्केट की फोर्सेस पे आती है। बट लेकिन अभी आप ये कह रहे हैं, और मैं यानी आपकी उससे मैं बड़ा क्लियर करना चाहता हूँ लोगों के, बगैर फाइल के गाड़ी ट्रांसफर हो सकती है, एक्साइज की कोई रिक्वायरमेंट नहीं। अगर सेलर मौजूद है जिसके नाम है और वो आखिर थंब इंप्रेशन भी लगा रहा है तो गाड़ी फाइल ट्रांसफर होगी। और लॉन्ग टर्म में फिर इसका मतलब ये है कि वो चीज़ वैसे भी इररेलेवेंट हो जाएगी, जब आप थंब इंप्रेशन पे आ जाएंगे तो फाइल वैसे ही इररेलेवेंट होगी। बिल्कुल एग्जैक्टली।
सो देन दैट इज नॉट द रिक्वायरमेंट। वो मेरा पर्सनल रिकॉर्ड है, मैंने खरीदी थी, मैं दूंगा ना। एग्जैक्टली यही बात है। हम इसीलिए जो बायोमेट्रिक्स पे मैं इतना जो जोर दे रहा हूँ उसकी सिर्फ यही वजह नहीं है जी कि बॉडी करप्शन कम हो जाएगी सर। उसमें ये सारी चीज़ें जो है, ये जो अपना कहने का बातें इस वक्त मौजूद हैं वो सारी ख़त्म होगी और अल्टीमेटली जो उसका बेनिफिशरी है वो गाड़ी का मालिक ही है। बिल्कुल ऐसे ही। तो एग्जैक्टली इसी तरफ हम जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसमें भी फिर ट्रांसफ़र के लिए ये होगा कि लेट्स से एक बंदा रहीम यार यहाँ पे भागलपुर में गाड़ी बेच रहा है और मैं यहाँ पे बैठा हूँ, तो हम ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर सकते होंगे, उसके लिए बायोमेट्रिक के लिए आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बायोमेट्रिक्स तो बिल्कुल इसी, जैसा मैंने पहले बताया कि अगर एक कराची में भी सेलर बैठा है या परचेज़र बैठा हुआ है और एक दूसरी पार्टी जो है वो पंजाब में किसी शहर में है, तो हमें तो सिर्फ गर्ज है कि विद इन 1 मंथ बायोमेट्रिक जो इम्प्रेशन था, इम्प्रेशन है वो वेरीफाई हो जाएँ। ठीक है सर। उनका एक जगह पे इकट्ठे होना कोई ज़रूरी नहीं। समझिए। तो चूँकि सेंट्रलाइज सिस्टम है और इसी का हम फ़ायदा उठाना चाहते हैं। सही है। तो उसमें ये जो रिक्वायरमेंट होगी जी कि दोनों इकट्ठे एक ही जगह पे जाके करें या हमारे ऑफिस में है, वो रिक्वायरमेंट ख़त्म हो जाएगी। अच्छा सर, अगला सवाल मेरा ये कि गवर्नमेंट ईवी पॉलिसी को लेके बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है और प्राइम मिनिस्टर साहब भी कहते हैं कि हमने बाय 2030 पाकिस्तान की काफ़ी गाड़ियाँ इलेक्ट्रिक कर देनी है और फवाद चौधरी साहब भी इस सिलसिले में काम करते रहते हैं, जो कि बड़ी अच्छी बात है। मैं रिसेंटली देख रहा था कि हमारे यहाँ पे एक और परेशानी ये चल रही थी कि इम्पोर्ट तो होगी ईवी। अब हमारे यहाँ एक निज़ाम है जिसके मैं बड़ा ख़िलाफ़ हूँ और मैं आपसे उसके बारे में बात करूँगा कि जो हमारे यहाँ टोकन टैक्स है दैट इज़ रिलेटेड टू द सीसी ऑफ कार, नॉट टू द वैल्यू। जबकि जब गाड़ी रजिस्टर हो रही है तो वो परसेंटेज ऑफ वैल्यू पे है, एक्साइज को वैल्यू पे पता है, तो हम उसका टोकन सीसी से क्यों लेते हैं? सीसी से होता ही है कि मेरे जैसा गरीब आदमी जो सफ़ेद पोश है वो अगर 2400 सीसी 20 साल पुरानी गाड़ी ले रहा है उसका टोकन जो है वो ज़्यादा है, और जो बंदा नई मर्सिडीज़ एस क्लास चला रहा है या पैनामेरा चला रहा है 8 करोड़ रुपए की, वो हाइब्रिड होने की वजह से या इंजन छोटा होने की वजह से वो 16,000 टैक्स देता है, मैं 50,000 देता हूँ साल की। इसमें थोड़े समय वैसे शायद आपको लिए इन्फॉर्मेशन ही हो, एक तो 10 साल जो पुरानी गाड़ी है उसके ऊपर इनकम टैक्स नहीं लगता। बिल्कुल नहीं है, सही है। एक तो उसको उधर से छूट मिल जाती है, दूसरा हमारा जो टोकन टैक्स है उसमें भी 25% डिस्काउंट है। ठीक है। जब 10 साल से ज़्यादा पुरानी गाड़ी हो जाती है तो इसका मतलब है कि जो पुरानी गाड़ियाँ हैं उनको तो एक्चुअली एज सच एक डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है। जहाँ तक सीसी का ताल्लुक है, सीसी को एक्चुअली टोकन टैक्स के साथ भी और रजिस्ट्रेशन फीस के साथ भी हमने अपना बेस बनाई हुई है। तो उसके पीछे सीधी एक सिंपल जो रीज़न थी जिस वक्त भी ये काम किया गया कि सीसी की बुनियाद पे गाड़ी की एक वैल्यू समझी जाती है कि ये ज़्यादा महंगी गाड़ी हो सकती है। मे भी उसमें एक्सेप्शंस हों, लेकिन जनरल जो एक चीज़ नज़र आएगी कि जी कि जो 3000 सीसी प्लस है गाड़ी वो एक ज़्यादा वर्थ रखती है, जो 1000 सीसी गाड़ी है उसकी वर्थ उस हवाले से कम है, तो उसमें पेइंग कैपेसिटी भी एक चीज़ आएगी। ठीक है। तो उस पेइंग कैपेसिटी को देखते हुए उसको सीसी के साथ अब बदल गई ना दुनिया में, जब इलेक्ट्रिक व्हीकल आ रही है वो 0 सीसी है। नहीं, एग्जैक्टली इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ मैं बात कर रहा हूँ। अब जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो इशू है इस वक्त जो हमारा शेड्यूल है वो सिर्फ सीसी बेस्ड है। ठीक है। अगर आप ट्रांसपोर्ट व्हीकल की बात करें, जो पब्लिक सर्विस व्हीकल्स हैं उनके डिफरेंट है, पैसेंजर बेस्ड भी है, सीट पर सीट भी है, लीडिंग वेट पर भी है, लेकिन जो प्राइवेट कार्स हैं वो सीसी बेस्ड है। ठीक है सर। अब हमने एक अमेंडमेंट मूव कर दी है। सही है। और ये शायद पंजाब ने लीड लिया, अभी किसी प्रोविंस में ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने इवन अमेंडमेंट भी कोई इस हवाले से मूव की हो, जिसमें हम उसके जो एक्चुअली वाट्स के इक्विवेलेंस ला रहे हैं सीसी के ऊपर। ठीक है, मतलब आप किलो वाट्स को सीसी में किलो वाट्स के इक्विवेलेंट, क्योंकि डायरेक्टली इसकी कन्वर्जन के कोई फार्मूला नहीं मौजूद, लेकिन स्टिल उसके इक्विवेलेंस के लिए हम फार्मूला प्रपोज कर दिया और वो लॉ में ही ला रहे हैं। एक्सपर्ट्स के साथ हमने ये चीज़ डिस्कस की, फिर डिफरेंट अपना कह लें विकीपीडिया भी और सच अपना गूगल भी और इस किस्म के जो सोर्सेज होते थे वो सारे हमने एग्जामिन किए। उसमें एक फार्मूला, इनडायरेक्ट फार्मूला मौजूद है जिसमें वाट्स HP अपना हॉर्स पावर में कन्वर्ट होते हैं और हॉर्स पावर जो है वो सीसी में। ठीक है सर। तो हमने वहाँ से इक्विवेलेंस एक्चुअली ली है। तो मेरा एक सजेशन है, फिर एक मतलब नाकिस ही राय है, जब आप गाड़ी रजिस्टर कर रहे हैं तो वो पूरी ग्लोबली पाकिस्तान में इस्लामाबाद हो, लाहौर हो, कहीं भी दैट इज़ विद परसेंटेज ऑफ कार वैल्यू। यहाँ पे 3% 2% वेरी करता है। सो वाई टाई इट विद सीसी? जब आपको वैल्यू पता है, वैल्यू तो आप यही कह रहे हैं ना, सीसी से हम ये निकाल रहे थे कि वैल्यू है, नहीं तो वैल्यू तो पहले ही पता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, वैल्यू तो हमें मालूम है, वैल्यू के ऊपर एक सर्टेन परसेंटेज लगनी है, उस परसेंटेज को सीसी के साथ फिर किया हुआ है। ठीक है सर। कि जी कि 1200 सीसी तक है तो उसकी 2% होगी, 1200 से 1500 है तो उसकी 3% होगी, इसी तरह ऑनवर्ड उसके स्लैब्स डिफरेंट बनाए हुए हैं। तो वो स्लैब्स जो हैं वो भी एक्चुअली उस पेइंग कैपेसिटी के हवाले से ही है। वैल्यू गाड़ी की आ गई, लेकिन अगर आप 1% लगाएंगे तो ओबियसली उसकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस कम होगी। जब वो गाड़ी ज़्यादा वैल्यू की है तो उस पर अगर 4% आप लगा रहे हैं तो उसकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस ज़्यादा बनेगी। तो इसलिए उन दोनों चीज़ों को बेस बनाया हुआ है जिसमें वैल्यू भी शामिल है और उसकी सीसी भी शामिल है। ठीक है। अच्छा, आखिर इंपॉर्टेंट सवाल है सर, जो कि मैंने उसके प्रोसेस से गुजरा और मैं अक्सर लोगों को बताता रहता हूँ कि लॉ ये कहता है
कि अगर मैं पंजाब में हूँ, मेरी जिस मर्ज़ी की सूबे की गाड़ी है, मैंने टैक्स आपको देना है, मैं अपनी फ़ाइल आपके पास मूव कराऊँ। तो मैं हमेशा कहता हूँ मेरे पास कराची से मैंने गाड़ी ली, मैंने उसकी पूरी वहाँ से प्रोसेस था, उनसे एनओसी लेके यहाँ पे आ गया, यहाँ पे ट्रांसफ़र कराई, और मेरी गाड़ी बेशक सिंध नंबर है लेकिन उसके टोकन पंजाब में जाते हैं। वो आप लोगों की वेबसाइट से चेक भी होती है कि हाँ जी ये इस बंदे की गाड़ी है, ये नाम है। तो लीगल प्रोसेस एक तो हमारे कंज्यूमर के लिए बता दें कि लीगल सेइंग है क्या, जो मैं बात कर रहा हूँ ठीक है, और दूसरा ये प्रोसेस कितना आसान है। तीसरा इसमें जो सबसे बड़ी इंपैडिमेंट आती है, जो मेरे साथ हुआ है कि मैंने एक कराची नंबर की गाड़ी ली, मैं 10 साल यहाँ टोकन लेता रहा, जब अगले ने ट्रांसफ़र कराने कराची गया तो उन्होंने कहा जी आप पुराने 10 साल के भी टोकन दें। सो ये जो बैनुल सूबाई एक जो कोऑर्डिनेशन मिसिंग है एक चीज़। दूसरी चीज़ रजिस्ट्रेशन के लिहाज से भी हम अक्सर देखते हैं जो फ्रॉड होते हैं, उसमें होता है कि जी वो दूसरे सूबे में थी। तो इज़ देयर एनी वे कि हमारे मुल्क में सेंट्रलाइज हो जाए निज़ाम? एक तो जहाँ तक तो ताल्लुक है जी कि किसी गाड़ी के पर्टिकुलर्स की इन्फॉर्मेशन लेना या उसको वेरीफाई करना, वो तो हमारे पास इस वक्त भी मौजूद है। ठीक है, लेकिन जो इशू असल है, जो आपने पॉइंट आउट भी कर दिया है, वो कि गाड़ी का नंबर जो है वो सिंध का ही रह गया। सही है। और इस वक्त जो लॉ है वो अलाउ नहीं करता जी कि अगर किसी दूसरे प्रोविंस की गाड़ी है तो वो अगर पंजाब में या इवन पंजाब की गाड़ी सिंध में जाती है तो वो नंबर चेंज नहीं हो सकता कानून के मुताबिक। इसमें उन्होंने अमेंडमेंट कर ली है। अब ये लॉ अमेंड हो चुका है एक्चुअली कि जी कि अगर सिंध की गाड़ी है और वो पंजाब में आती है और 1 साल से ज़्यादा यहाँ पे स्टे है उसका, तो फिर वो पंजाब का नंबर ले सकती है। कह सकते हैं कि अक्टूबर और नवंबर में ये चीज़ इम्प्लीमेंट होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है। अब जो नई नंबर प्लेटें आ रही हैं तो क्या ये पुरानी वाली भी सारी चेंज होंगी, पुरानी वही रहेंगी, अब नई बस ही आएंगी? नहीं, इस वक्त जो प्लान है वो पुरानी को चेंज करने का नहीं है। ठीक है। सिवाय उन लोगों के जिन्होंने कभी प्लेट ली ही नहीं। ठीक है सरकारी, मैं इसको सरकारी कहते हैं कि जो कि गवर्नमेंट खुद प्रोवाइड कर रही है। अगर कोई ऐसे लोग हैं वो ले सकते हैं प्लेट, लेकिन अगर किसी ने ऑलरेडी ले ली है तो उसके लिए ये बाइंडिंग नहीं है जी कि वो नई प्लेट लाजमी आके हमारे पास ले। और इसके पीछे भी मोटर पब्लिक जो है उनके हासिल को ही बचाना है। सही है। कि एक साहब इन्होंने 2 साल पहले अभी गाड़ी रजिस्टर कराई है, प्लेट भी ली, सब कुछ की है। आज 2 साल बाद फिर उन्होंने कहा कि नहीं आप दोबारा हमारे दफ्तर आएँ, दोबारा आप ये सारा काम करें। मतलब ये हो सकता है कि किसी स्टेज पे जाके हमें करना पड़े। क्योंकि मेरी इन्फॉर्मेशन ये थी जो बड़ी मशीन रीडेबल प्लेट्स हैं पुरानी वाली में शायद कोई कबाहत थी, उस वजह से है। लेकिन वो चूँकि उनकी तादाद अगर पीरियड वाइज देखें तो 2006 से शुरू हमने की, 14 साल 2006 से 14 साल, और 14 साल में वही हुआ जी कि नंबर की रेपिटेशन हो रही है। हर साल 1 साल का टैग चेंज होता है लेकिन नंबर आ रहा है। लेकिन स्टिल अगर आप देखें तो आज की डेट में वो नंबर जो है वो 14 बनेंगे। सही है। तो इसलिए इसकी फौरी तौर पे रिक्वायरमेंट ऐसी नज़र नहीं आ रही। और जिस वक्त हमने ये स्कीम एक्चुअली डेवलप की थी और ये डिज़ाइन और साइज़ वगैरह सारे, और इवन जो नंबर रजिस्ट्रेशन मार्क है उसकी जो स्कीम, ये सेफ सिटी के साथ कंसल्ट करके सारा कुछ किया था ताकि उनके जो इश्यूज़ हैं वो भी रिजॉल्व हों। सही है। तो इस वक्त उनकी तरफ से ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नज़र नहीं आ रही है जी कि आप पिछले भी चेंज करें। और अगर हमने ऐसा कभी किया भी तो हमने एक्चुअली जो मोटरिंग पब्लिक है उनके कन्वीनियंस का भी ख्याल करना है। सही सर। कि ऐसा ना हो कि जी कि फिर हमारे दफ्तरों के बाहर एक रश लग जाए, फिर वो प्लेट पहले बैकलॉग है, वो सारा इश्यूज बन रहे हो। ठीक है। तो जब भी ये करेंगे तब फेज़ वाइज ही करेंगे, इस तरह एकदम सडनली एकदम सबको नहीं कह देंगे जी कि आप आ जाएं। आखिरी सवाल, आप लोगों के अक्सर मैं देखता हूँ जब कलेक्शन मुहिम नाके लगते हैं एक्साइज एंड टैक्सेशन के, और बीच में कई दफ़ा होता था कि आप लोग देते थे टोकन पेड का स्टिकर, फिर हमारे यहाँ मसला ये कि कंटिन्यूटी नहीं रहती। सो एक सजेशन भी है, मतलब हम दुनिया में कहीं जाते हैं बाहर तो उनकी जो नंबर प्लेट है उसके ऊपर ही एक स्टिकर लगा होता है और पता होता है कि यार इसका लास्ट टोकन कब पेड हुआ था या इसने कब दिया था। एक तो वो, दूसरा अगेन आपको लगता है कि ये जो अब लोगों ने आईटी वाला जो निज़ाम लिया है इससे आप लोगों की रेवेन्यू कलेक्शन में बेहतरी आएगी, मतलब लोगों को एक तो ईज़ ऑफ पेमेंट हो जाएगा। बिकॉज अभी होता ये था कि मैं देना चाहता हूँ टोकन बट मसला ये था, और सबसे इंपॉर्टेंट ये जो डाक खाने वाला टोकन है सही, या वो ख़त्म हो जाएगा या उसको इंटरलाइज करें कि बिकॉज अक्सर ये होता है कि आप गाड़ी लेने जाते हैं, रिकॉर्ड शो कर रहा था 3 साल के टोकन नहीं है, वो आपको डाकखाने की रसीदें देता है, फिर पता लगता है कि वो रसीदें जाली हैं, फिर वो कंज्यूमर ख्वार होता है। तो उसको बंद क्यों नहीं कर देते? इसमें एक्चुअली पहले तो मैं आपके जो आप स्टिकर की बात कर रहे हैं या प्लेट के ऊपर स्टिकर लगाने की, ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। ठीक है। दुनिया में ये चीज़ें चल भी रही हैं। बात फिर दोबारा आती है कि हमें अपनी जो सोसाइटी है, यहाँ के जो नॉर्म्स हैं, यहाँ के जो तरीक़ेकार हैं, उनको भी देख के साथ साथ चलना पड़ता है। सबसे पहले तो एक हमने जब लाइफ टाइम किया, अगर आप लाइफ टाइम देखें तो ऑलमोस्ट 60% व्हीकल्स ऐसी हैं जो लाइफ टाइम पे कर रही हैं, इसलिए उनका वो इशू है ही नहीं ऐसे ही कि उनको इस चीज़ पे हम लाएं। दूसरा जो सोल्यूशन है कि अगर हम सिर्फ प्लेट के ऊपर लगाते हैं तो जो हमारे कह रहे हैं जी कि पार्किंग में गाड़ी खड़ी है थोड़ी देर बाद पता चलेगा और उसका कोई फ़ायदा नहीं उस बंदे को, लेकिन उसने जिस तरह गाड़ी के ऊपर एक चाबी मार के चले जाते हैं, खड़ी गाड़ी पे चाबी मार देते हैं। तो उन चीज़ों को देखते हुए मतलब ये नज़र आ रहा है कि वो इतना इम्प्लीमेंटेबल नहीं है। लेकिन स्टिल एक थर्ड प्लेट के बारे में कंसिडर कर रहे हैं।
थर्ड प्लेट का एक्चुअली ये होगा कि वो विंड स्क्रीन के अंदर लगी होगी ठीक है। और वो RFID बेस्ड होगी, एक्टिव होगी, जिससे उसका टैक्स पे होगा तो वो अपडेट भी ऑटोमेटिकली वो हो जाएगी आपको जब scan वो करके RFID दे से सकते गुजर रही होगी। तो इसके ऊपर काम ज़रूर हो रहा है, लेकिन अभी कोई इस पर फाइनल ऐसा कह लें रिकमेंडेशंस डेवलप नहीं हुई। शायद हम कुछ अर्से तक एक पायलट प्रोजेक्ट इस वाले से करेंगे, इसके रिजल्ट्स देख लें, ताकि जब हम फिर फुल स्केल पे जाएं तो फिर हमारे पास कोई साइंटिफिकली एक एविडेंस मौजूद हो कि इसका कोई फ़ायदा भी है। तो बहुत बहुत शुक्रिया बंसल सर, बहुत अच्छा आप लोग काम कर रहे हैं। मेरे ख्याल से मैं हमेशा अपनी वीडियोज़ में भी कहता हूँ कि अगर डिजिटाइजेशन के लिहाज से देखा जाए तो पंजाब जो है वो बाकी सूबों में बहुत लीड ले रहा है। अगर एक्साइज एंड टैक्सेशन की जितने भी आप देख लें, बेशक आप ऐप के ऊपर टाइमिंग है, ट्रांसफ़र की, टोकन की है, अब जो नंबर प्लेट की भी आ गई, तो एक बड़े अच्छा काम है। कीप अप द गुड वर्क सर, और हम कोशिश यही करेंगे कि हमारी जो भी फीडबैक है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, आप तक पहुंचाते रहें और आप उसको मज़ीद इंप्रूव करते रहें। इसमें आखिर में मैं भी आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा, फीडबैक बहुत ज़रूरी होती है सर। मतलब हम जितनी भी चीज़ें कमरे में बैठ के फोर्सी करने की कोशिश करें, स्टिल जो पब्लिक की तरफ से इंफॉर्मेशन आती है, जिस तरह अभी आपकी डिस्कशन में भी कुछ चीज़ें मेरे लिए भी नहीं थी, हालांकि मेरा खासा एक्सपीरियंस भी इसमें, तो ये फीडबैक को हम कोई नेगेटिव नहीं ले रहे होते। सर जब कोई फीडबैक देता है, एक सजेशन देता है, तो उस पर ज़रूर एक वर्किंग शुरू होती है। बिल्कुल ठीक तो आपसे भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको इस वाले से फीडबैक मिलती है, अगर इवन आपकी अपनी सजेशंस, वो ज़रूर शेयर करें हमारे साथ। बिल्कुल। सो व्यूअर्स, ये था आज का प्रोग्राम। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें, ताकि आपको और आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। इससे पहले भी हम आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आते रहे हैं। पुलिस से रिलेटेड वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं कि पुलिस से रिलेटेड आपके जो इशू हैं, तो आप यहाँ पे क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। ये थी आज की वीडियो। आपसे अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने के दोनों लोगों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। गाड़ी की